So welcome to the class. Today's topic is that how India is prepared for the electric vehicles and what are the challenges by the country which we should overcome in order to make our vehicles electrical. So first of all, we should learn what are the fossil fuels. First of all, my question is what are fossil fuels? Can you reply? What do you mean by fossil fuels? Fossil fuels are basically the fuels which are available to us because of the fossils, that is coal, number one. Number two, petroleum products, diesel, kerosene oil. Number three, petrol. Number four, gas. These are the fossil fuels. Now, ultimately, one day will come when we will run out of fossil fuels. एक दिन आएगा जिस दिन ये फॉसिल फ्यूल बचेंगे नहीं, तो हमारे पास फिर ऑल्टरनेटिव एनर्जी होनी चाहिए। अब ऑल्टरनेटिव एनर्जी क्या हो सकती है? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बिकॉज वी हैव मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी में हमने गाड़ियां बनानी शुरू कर दी हैं, लेकिन वो रोड्स पर बहुत कम दिखाई देती हैं। और फिलहाल मेजोरिटी में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाहे वो टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं या ट्रक हैं, वो हमारे सारे के सारे या तो पेट्रोल बेस्ड है या डीजल बेस्ड है। दे आर इधर पेट्रोल बेस्ड और डीजल बेस्ड, और they are in hybrid mode. By hybrid mode means they are in CNG. CNG is available to them, and when the CNG fuel runs out, then you have got diesel. Then you can switch it over to diesel. तो कुछ लोग पीछे सिलेंडर लगा करके गाड़ी को चलाते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूड मेथड, बट इट लीड्स टू एक्सीडेंट. It can lead to accidents, blast. So therefore, now question is कि how we are prepared for transformation to electric vehicles. Transformation to electric vehicles. So this presentation now we have for you, which we will show you, and we will try to learn about the electric vehicles. Electric vehicles preparedness in India and future challenges. ये आपको दिख रहा है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. हाँ, तो व्हाट इज द करंट स्टेटस? फर्स्ट इज व्हाट इज द करंट स्टेटस? इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन इन इंडिया इज एक्सेलरेटिंग. बाय एक्सेलरेटिंग मींस धीरे धीरे बढ़ रहा है, विद पेनिट्रेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2025 रीचिंग 13%. 2025 तक हम 13% लगभग व्हीकल्स हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तैयार कर लिए हैं इन टीयर वन सिटीज. टीयर वन सिटी का मतलब क्या होता है? बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता. दीज आर टीयर वन सिटीज. टीयर टू सिटीज क्या होता है? जैसे चंडीगढ़ हो गई, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया. और टीयर थ्री सिटीज मीन्स जलंधर, शिमला, ठीक है, लुधियाना. दीज आर टीयर थ्री सिटीज. सो 13% is in tier 1 cities, 10.67% in tier 2 cities, and 8.68% in tier 3 cities. यानी जो बड़े शहर हैं जैसे कि आपका बॉम्बे हो गया, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, दीज आर फोर बिग सिटीज. इनमें 13% हमने जो है इलेक्ट्रिक स्विच ओवर, इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच ओवर किया है. और टीयर 2 सिटीज में 10% और टीयर 3 सिटीज में भी 8%. गवर्नमेंट इंसेंटिव, स्टेट पॉलिसीज एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आर की ड्राइवर. गवर्नमेंट इसमें इंसेंटिव देती है, सब्सिडी देती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट देती हैं, कुछ नहीं देती हैं. अब जो है इसमें चार्जिंग स्टेशन हमें बड़े बड़े चाहिए होते हैं, जिसके कारण ये स्कीम जो है
फ्लोरिश कर सकती है। चार्जिंग स्टेशन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, मिनिमम 1 एकड़ 2 एकड़। 2 एकड़ लैंड के ऊपर आपको चार्जिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। उसमें स्मॉल चार्जर्स होंगे एसी के, ऑल्टरनेट करंट। एसी मींस ऑल्टरनेट करंट। और बड़े बड़े चार्जर्स होंगे डीसी के, डायरेक्ट करंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट? क्या डिफरेंस होता है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। जो आपकी सर जो बैटरीज होती हैं, जो आप रिमोट कंट्रोल में सेल डालते हैं या टॉर्च में सेल डालते हैं, या इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, ये सारी की सारी डीसी मोड पे होती है, डायरेक्ट करंट मोड पे। और जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, ये एसी मोड में होती है, ऑल्टरनेट करंट। तो ऑल्टरनेट करंट में एक वेवलेंथ बनती है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। उसमें देर इज ए वन ब्रेकिंग पॉइंट, जिसमें जिसके कारण अगर आपको करंट लग भी जाता है, तो आपको एक ब्रेकिंग पॉइंट पे झटका लगता है, आप पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। डीसी में देर इज डायरेक्ट फ्लो ऑफ द करंट, देर इज नो ब्रेकिंग पॉइंट, अप एंड डाउन वेवलेंथ उसकी नहीं होती है। तो हमें एसी स्मॉल चार्जर्स बनाने पड़ेंगे, डीसी लार्ज चार्जर्स बनाने पड़ेंगे, केबल कनेक्शंस देने पड़ेंगे, और साथ में जो है इलेक्ट्रिक स्टेशन तैयार करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी सोर्स चाहिए जिसके द्वारा ये जो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनेगा। तो अगर टाटा पावर का हम डाटा उठाते हैं, तो लगभग हमें ये पता लगता है कि लगभग हमें कोई भी चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करने के लिए 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अब जमीन खरीदनी है, मान लो आपने 2 एकड़ जमीन लेनी है, तो अब ये शहर पे डिपेंड करेगा। अब टीयर 2 सिटी में तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, टीयर 1 सिटी में 2 एकड़ और महंगा पड़ेगा, टीयर 3 सिटी में, जलंधर लुधियाना में भी आपको उसके हिसाब से पैसा चाहिए। देन यू रिक्वायर मंथली मेंटेनेंस। मंथली मेंटेनेंस में केबल खराब हो गई, चार्जर्स खराब हो गए, एम्प्लॉयज रखेंगे, स्टाफ को तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे अभी सफिशिएंट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस नहीं बने हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि लोग जो हैं एकदम स्विच ओवर नहीं कर रहे हैं। Production of battery-powered passenger vehicle is projected to grow by over 140% in 2025, yet EV still account for only about 6% of total passenger vehicle production. जो हमारी गाड़ियां प्रोडक्शन हो रही हैं, उसमें 6% इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी हम 100 व्हीकल प्रोड्यूस करते हैं, तो 6 ये हैं और 94 जो है पेट्रोल डीजल पे, सीएनजी पे चलने वाली हैं। अब हमारी बैटरी की ग्रोथ बढ़ रही है, तो इसमें हमारे चैलेंजेस क्या क्या हैं? इंडियाज पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क इज एक्सपेंडिंग बट रिमेन्स इनसफिशिएंट, स्पेशली कंपेयर टू चाइना एंड द यूएस। चाइना और यूएस के मुकाबले हमारे पास चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। अब जैसे मैं यूनाइटेड स्टेट्स में 2 बार गया, तो वहां पे क्या है कि आप मॉल में जाएंगे तो 50 चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं मॉल के अंदर। आप अपनी गाड़ी खड़ी करो, चार्जिंग पॉइंट पे लगा दो, जब तक आप सामान खरीद के लाओगे, ग्रोसरी खरीद के लाओगे, या लेकर खरीद के लाओगे, या एसेंशियल आइटम्स अपने कपड़े वगैरह खरीदने हैं, तब तक आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। आप पेट्रोल पॉइंट पे जाएंगे तो वहां पे 40-50 चार्जिंग स्टेशन बने होंगे। टेस्ला गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन अलग अलग बने हुए हैं जगह जगह पे। तो आपकी टेस्ला गाड़ी है आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप जो है रास्ते में रुक गए, आपको 10-15-20 किलोमीटर की दूरी पे एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। तो अभी इंडिया में हमारे को ये चार्जिंग स्टेशंस नहीं मिल रहे हैं। तो इस मामले में अमेरिका ने और चाइना ने हमसे ज्यादा तरक्की की है। एज ऑफ मार्च 2024 देयर वर 16,347 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। हमारे पास 16,347 थे। मान लेते हैं आज की तारीख में हमारे पास 20,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। तो इतनी बड़ी कंट्री में 20,000 चार्जिंग स्टेशन कोई मायने नहीं रखता है। बट बाई 2030 इंडिया विल नीड अबाउट 1.32 मिलियन टू सपोर्ट प्रोजेक्टेड ईवी ग्रोथ। हमें जो है लगभग
14 लाख चार्जिंग स्टेशन चाहिए। कब तक? 2030 तक। अभी 20,000 हैं। तो क्या आने वाले 5 साल में हम 14 लाख चार्जिंग स्टेशन बना पाएंगे? इट इज ए बिग क्वेश्चन। रूरल एरियाज आर particularly undeserved exacerbating the urban rural divide। तो अर्बन ग्रोथ तो हो रही है, अर्बन में चार्जिंग स्टेशन फिर भी बन रहे हैं, बट रूरल एरिया में कोई भी चार्जिंग स्टेशन नहीं आ रहा है। अब इसका कारण क्या है? हाई अपफ्रंट कॉस्ट एंड एक्सपेंसिव बैटरी रिप्लेसमेंट डेटर बायर्स, जिसकी खरीदने के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और 1/3 साइड दीज एज मेजर बैरियर। 54% ऑफ इंडियन कंज्यूमर स्टिल प्रेफर ट्रेडिशनल इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल्स ओवर ईवीज और हाइब्रिड। हमारे लोगों की, भारतीयों की ज्यादातर 55% की ये पसंद है कि हम इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल ही चाहिए, चाहे वो पेट्रोल से चले, चाहे वो डीजल से चले। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की या हाइब्रिड मोड व्हीकल की, हाइब्रिड का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है और साथ में पेट्रोल भी है, डीजल भी है, उसकी जरूरत नहीं है। हैवी रिलायंस ऑन इंपोर्टेड बैटरीज रेजेस कॉस्ट एंड सप्लाई चेन रिस्क। अब ये बैटरियां बाहर से आती हैं, तो उसमें सप्लाई चेन भी इफेक्ट हो जाती है। आप मांगने जाओगे, आपको मिलेगी नहीं बैटरी। बैटरी सेफ्टी कंसर्न, थर्मल रनवे, फायर इंसिडेंट रिक्वायर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। अब जो है इसमें आग लगने की संभावना भी ज्यादा रहती है, उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। इंक्रीज ईवी अडॉप्शन विल सिग्निफिकेंटली रेज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, स्ट्रेनिंग द ग्रिड। जो हमारे फिलहाल इलेक्ट्रिक स्टेशन है, जैसे 66 kV है, 100 kV है, 500 kV है, ग्रिड स्टेशन है। तो अब इनके सहारे हम चाहें कि हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। हमें न्यूक्लियर एनर्जी पे स्विफ्ट स्विफ्ट करना पड़ेगा। किस पे चेंज करना पड़ेगा? न्यूक्लियर एनर्जी पे। अभी हमने न्यूक्लियर एनर्जी को टैप ही नहीं किया है। तो जब न्यूक्लियर एनर्जी आ जाए तो उसके बाद ये इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाने में हमें अच्छा रहेगा। फिलहाल अभी हमारे को तो रात में, अब जैसे मोहाली में पिछले 2 दिनों से हमारी रात को 11 बजे लाइट चली जाती है और सवेरे 6 बजे आती है। एसी इनसे नहीं चलाए जा रहे। जो हमारे एयर कंडीशन है घरों में, एक या दो, आमतौर पे दो से ऊपर तो कहीं नहीं चलते। एक घर में दो एयर कंडीशन चलते होंगे। तो उसको मोहाली जो चलाने में सामर्थ्य प्रकट नहीं कर पा रही है। तो अब ये बैटरियां आपकी कैसे चार्ज कर देंगी? फिर आप मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव करके आ गए, आप घर में चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहोगे, तब घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी आपको। इंटेग्रेटिंग मोर रिन्यूएबल एनर्जी इज नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल ईवी ग्रोथ। रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स हमें न्यूक्लियर एनर्जी पे, हाइड्रोजन एनर्जी पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ होगी। फ्रेगमेंटेड एंड इनकंसिस्टेंट स्टेट लेवल पॉलिसीज हिंडर यूनिफॉर्म प्रोग्रेस। सभी स्टेट्स की पॉलिसीज एक बराबर नहीं है। अब जैसे महाराष्ट्र है, वो आगे है, पंजाब पीछे है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। दिल्ली आगे है, उसके कंपैरिजन में जालंधर बहुत पीछे है। मैनी स्टेट ईवी पॉलिसीज आर एक्सपायरिंग, क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी फॉर इन्वेस्टर्स एंड मैन्युफैक्चर। अब मान लो मेरी यहाँ पे आप गवर्नमेंट थी, आप गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 5 साल तक मैं सब्सिडी दूंगा। उसके बाद अकाली पावर में आ गए, उन्होंने वो सब्सिडी खत्म कर दी। तो फिर ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स आने को तैयार नहीं है, कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है, हमारी स्ट्रेटजिक विजन नहीं रह पाती है, हम दूरदर्शी नहीं है, हम बिजनेस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं कि कोई भी पार्टी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिजनेस में सारी पार्टियां सभी को सपोर्ट करेंगी, ऐसा हमारे पास जो है फॉर्मूला नहीं है। India's ambitious target is 30% EV penetration in the passenger vehicle segment by 2030, but this is seen as difficult, especially for four-wheeler। हमारा क्या टारगेट है? 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए, परंतु ये टारगेट उसे लगता है कि, राइटर को लगता है कि ये कमजोर है, हमसे काम नहीं हो पाएगा।
2 3 wheelers are expected to meet targets more easily while 4 wheelers adaptation lags. 2 या 3 व्हीकल्स में अडॉप्टेशन हो जाएगा, परंतु 4 व्हीलर्स में नहीं हो पाएगा. हाइब्रिड व्हीकल में सर्व एज प्रैक्टिकल ट्रांजिशन गिवन करंट कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट. अब कहता है ऐसे मौके पे जब हमारे पास पॉलिसीज फेवरेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के कंस्ट्रेंट है और बैटरियां बाहर से हमने एक्सपोर्ट करनी है, तो उस केस में हमारे पास क्या सोल्यूशन है कि हम हाइब्रिड व्हीकल पे जाएं, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलेगा और पेट्रोल से भी चलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलेगा और साथ में डीजल से भी चलेगा. सो दिस कैन वर्क आउट बिकॉज ऑफ द गिवन करंट कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट. अब ये देखें चैलेंज क्या क्या है और करंट स्टेटस क्या है और पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या है. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, इनसफिशिएंट है या अर्बन फोकस्ड है, तो मैसिव एक्सपेंशन चाहिए और रूरल फोकस चाहिए, गांव के अंदर हमें बनाना पड़ेगा. व्हीकल बैटरी कॉस्ट हाई है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हाई है, उसके लिए हमें इंसेंटिव देने पड़ेंगे, लोकल बैटरी प्रोटेक्शन बनानी पड़ेगी. बाहर से हम ज्यादा मदद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बाहर से अब जैसे मान लो आप चाइना से मंगवाते हैं, कल को सप्लाई चेन टूट जाए, आपकी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी. कंज्यूमर अवेयरनेस लिमिटेड रेंज एंजाइटी परसिस्ट. जो कंज्यूमर की अवेयरनेस है वो बहुत कम है. कंज्यूमर जो है चिंता में रहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेंगे, रास्ते में रुक जाएगी तो उसका क्या होगा, चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे मिलेगा, फिर उसको चलाएंगे कैसे. एजुकेशन डेमो प्रोग्राम्स देने की जरूरत है. ग्रिड कैपेसिटी. ग्रिड कैपेसिटी का मतलब है जो पोटेंशियल हमारे इलेक्ट्रिक स्टेशन है इनका हमें ओवरलोड बनाना पड़ेगा, मास एडॉप्टेशन बनाना पड़ेगा, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, न्यूक्लियर एनर्जी में स्विफ्ट करना पड़ेगा, हाइड्रोजन एनर्जी में स्विफ्ट करना पड़ेगा और ये ग्रिड अपग्रेड करने पड़ेंगे. इन ग्रिड के सहारे हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नहीं बना सकते हैं. पॉलिसी कंसिस्टेंसी. जो पॉलिसी हम बनाए स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल पे वो लॉन्ग टर्म बनाए, बिजनेस को मध्य रखते हुए बनाए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भूल जाए. We should have unified long-term national policy. We should not expire with the change of the government. We should not expire with the change of government. What role will government policies play in overcoming EV infrastructure gaps in India? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है. जो हमने ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स देखे हैं उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है. यानी भारत सरकार क्या कर रही है ये देखने की जरूरत है. तो पहले सेंट्रल स्कीम एक चलाई हुई है, इनिशिएटिव फेम 2, पीएम ई ड्राइव, प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव स्कीम है, विद एन एलोकेशन ऑफ 1000 करोड़ फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें 1000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट दिया हुआ है और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सब्सटेंशियल फंडिंग फॉर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, 80% सब्सिडी for upstream infrastructure, and in some cases 100% supports for setting up fast charging station under PM E-Drive. प्रधानमंत्री ई ड्राइव के तहत 100% सपोर्ट, 80% सब्सिडी, मेकिंग इट फाइनेंशियली वायबल बोथ फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के लिए दी हुई है. स्टेट लेवल इंसेंटिव पॉलिसी सच एज महाराष्ट्र, जैसे मैंने पहले ही बात की थी, महाराष्ट्र थोड़ा हमसे आ गया है. ईवी पॉलिसीज 2025 मैंडेट चार्जिंग फैसिलिटी एवरी 25 किलोमीटर ऑन हाईवेज. हर 25 किलोमीटर पे हाईवे पे आपको चार्जिंग स्टेशन मिलना चाहिए. इन गवर्नमेंट ऑफिसेस विद डिमांड साइड इंसेंटिव्स एंड टैक्स एग्जेम्पशन फॉर ईवी ओनर्स. जो गाड़ी खरीद ले ईवी ओनर उसको टैक्स में एग्जेम्पशन देनी चाहिए. Guidelines and standard. Ministry of Power has issued revised consolidated guidelines for EV charging infrastructure, standardizing operation and encouraging private sector participation. मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने गाइडलाइंस इशू की हैं ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्टैंडर्ड ऑपरेशन कैसे होंगे, प्राइवेट पार्टनरशिप को अट्रैक्ट करने के लिए, डी लाइसेंसिंग
EV charging is a de-licensed activity, lowering entry barriers, enabling more players to set up charging station. इसके लिए लाइसेंस लेने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ताकि एंट्री बैरियर समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एंट्री बैरियर? सर जो जैसे चैलेंजेस वगैरह मैंने एक होटल खोलना है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? पहले पहले लाइसेंस लेना जमीन खरीदूं, पड़ेगा गवर्नमेंट से। पहले जमीन खरीदूं, उसके बाद फिर मैं जो है होटल बनाऊं, उसके बाद मुझे कुक्स चाहिए, शेफ चाहिए, उसके बाद मुझे FSSAI का लाइसेंस चाहिए, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो लाइसेंस चाहिए। उसके बाद मुझे फिर अब मार्केट अटैक करनी है। तो दीज आर नोन एज एंट्री बैरियर्स। इनको क्या बोलते हैं? एंट्री बैरियर्स। तो इसमें सरकार ने एंट्री बैरियर्स कम किए हैं। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच पॉलिसीज इन्वॉल्व सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज, हाईवे अथॉरिटीज, डिस्कॉम्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू एग्रीगेट डिमांड एंड स्ट्रीमलाइन इम्प्लीमेंटेशन। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडी, हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर, सबको आकर के काम करना पड़ेगा। नोडल एजेंसीज, स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट नोडल एजेंसीज टू ओवरसी द रोल आउट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ensuring accountability and efficient execution। एक नोडल एजेंसी बनानी पड़ेगी। व्हाट डू मीन बाय नोडल एजेंसी? मतलब ऐसी एजेंसी जिसको हम कंप्लेंट करें तो हमारी सुनवाई हो। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नोडल एजेंसी कौन है? NDRF है। NDRF इज द नोडल एजेंसी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इंटेलिजेंस एजेंसी में नोडल एजेंसी कौन सी है? IB है, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस ब्यूरो है। इस प्रकार से हमें एक नोडल एजेंसी चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, कोई हमें परेशान करने आ गया, कोई इलेक्ट्रिक पावर नहीं मिल रही है, तो आफ्टर ऑल हम कहाँ पर अपनी ग्रीवेंसेस बताएंगे और कैसे सॉल्व होंगी, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी। अर्बन फोकस policies target major cities and highways for rapid deployment, but also encourage integration of rural areas through incentive and mandate। तो रूरल एरिया में हमें फोकस करना पड़ेगा। बिल्डिंग कोड्स, मॉडल बिल्डिंग कोड्स रिक्वायर न्यू रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग टू बी EV रेडी, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। हमें इसके हिसाब से नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी पड़ेंगी, कमर्शियल बिल्डिंग भी नहीं बनानी पड़ेंगी। अब आपके मॉल में तो गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है, यहाँ पे आप चार्जिंग पॉइंट कहाँ से बना लोगे? आपके दफ्तर में, DC दफ्तर के बाहर, वहां पे जो इतने स्कूटर और इतनी गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं कि वहां जगह ही नहीं बचती चार्जिंग स्टेशन खड़ा करने के लिए। ऐसे ही मान लो अभी हमारा केंद्रीय विहार 1-2 में हम रहते हैं, तो यहाँ पे पहले से गाड़ियां जो है नीचे 800-1000 खड़ी हैं। अब जगह ही नहीं बची हमारे पास तो चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए। तो जो नई बिल्डिंग बनेगी, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग बने चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग बने, उसमें हमें ये कैटर फॉर करना पड़ेगा कि ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बनेगा। पुरानों के अंदर हम जस्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। Renewable integration, grid integration and sustainability. Policy stress the need for grid modernization, integration of renewable energy to support the increased electricity demand from EVs। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी उसके लिए हमें मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ेगी, ग्रिड स्टेशन नए बनाने पड़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी में शिफ्ट करना पड़ेगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग, सपोर्ट फॉर DC चार्जिंग स्टेशन एंड अदर हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर दैट प्राइवेट प्लेयर्स कैन पार्टिसिपेट प्रॉफिटेबली। अब हमें DC चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए हाई कॉस्ट के लिए बैंक से लोन भी चाहिए और सस्ता लोन चाहिए, ठीक है, सब्सिडी भी चाहिए। तो इसके लिए सरकार को जो है बहुत काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब ये इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे पड़ेगा ये देखते हैं हम। फंडिंग एंड इंसेंटिव, रिड्यूस फाइनेंशियल बैरियर, एक्सेलरेट डिप्लॉयमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, इंश्योर इंटरपोलरेबिलिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। मल्टी स्टेक होल्डर्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल बॉडी है, उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। इन सब से आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अर्बन एंड रूरल एक्सपेंशन, जितना हम फोकस अर्बन पे करते हैं, मान लो 60% हमारा फोकस
अर्बन एरिया में है, तो 30% हमें रूरल एरिया में फोकस करना पड़ेगा। ग्रिड इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, जो पावर स्टेशन है वो बनाने पड़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी में शिफ्ट होना पड़ेगा। So there is a lot of job to be done in order to switch over to the electric vehicle. Currently, we are yet not in a position to switch over to electric vehicle infrastructure gap. Government policies are thus essential for closing India's EV infrastructure gap by providing funding, setting standard, enabling coordination, and promoting sustainable growth. So these are the challenges for switching over to the electric vehicles which we have discussed today. Now let me know any questions you want to ask from me. आप अपने सवाल पूछिए, सवाल पूछो। सर जैसे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो अब सेंटर के अंडर आएगा जो जैसे, नहीं नहीं, या जहाँ स्टेट पे के अंडर है? जहाँ पे बनेंगे, मान लो जलंधर में बनेगा तो पंजाब गवर्नमेंट है, हरियाणा में बनेंगे तो हरियाणा गवर्नमेंट है। सेंटर का रोल तो यही है कि उसने सब्सिडी दे दी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोल दिया है कि पावर दो इनको। अब स्टेट का काम है पावर स्टेशन बनाना। अब न्यूक्लियर एनर्जी का कोई प्लांट लगाना है तो वो प्लांट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट तो लगा नहीं पाएगी। हम्म। अब हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल करना है तो हाइड्रोजन एनर्जी है तो बहुत अवेलेबल, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर स्टोर कैसे करेंगे ये बहुत बड़ी दिक्कत है, उसकी अपनी दिक्कत है। सर हम्म। जैसे इतने सारे पेट्रोल पंप्स जैसे हाईवे पे आते हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसी सब्सिडी या वैसे नहीं कर देना चाहिए कि एक दो चार्जिंग स्टेशंस उसी के साथ लगा दे, हाँ कर तो सकते सारी हैं, मतलब कि प्रॉब्लम ही। उनको बोल सकते हैं कि हम जो अपने अपने पेट्रोल पंप का जो है 1/4 हिस्सा, 1/4 हाँ जी। हिस्सा आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे लगाओ, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास जमीन तो है ही, ऑलरेडी जमीन है उनके पास। बट वो फिर कितनी गाड़ियां चार्ज कर पाएंगे, सवाल ये है। दो या तीन, मैक्सिमम। चार कर लेंगे बस। 1 घंटे के लिए चार गाड़ियां खड़ी हो गई, अब फिर पीछे से चार आ गई तो वो क्या करेंगे। अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, अभी तो पेट्रोल भरवाओ और 2 मिनट में गाड़ी पार हो जाती है। हाँ जी। ठीक है ना। तो इसलिए इसके लिए हमें एसी चार्जर, डीसी चार्जर घरों में, सोसाइटी में, मॉल्स में फ्री इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन वगैरह बनाने की बहुत आवश्यकता है। जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाले वो कंपनी खुद चार्जिंग स्टेशन बना सकती है जगह जगह पे। दैट इज हाउ इट कैन बी डन। मान लो टाटा गाड़ी निकालती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो टाटा टाटा चार्जिंग स्टेशन बनाए अपने फटाफट। टाटा तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ना। अब मान लो मैं इलेक्ट्रिक स्टेशन चार्जिंग बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए पंजाब में बनाने के लिए, और मेरी कैपेबिलिटी तो है नहीं, मैं मतलब आम आदमी हूँ, तो मैं 1 करोड़ इकट्ठा कर लूंगा, 2 करोड़ कर लूंगा लोन वगैरह लेके। बट एनीबॉडी हु वांट्स टू एंटर इन दिस बिजनेस, इट इज a good business which is going to flourish in future, क्योंकि इस बिजनेस में फ्यूचर है। जिसके पास पैसा है आज की तारीख में 2 करोड़ रुपया, तो उसको मेरे ख्याल से जंप करना चाहिए कि 2-3 करोड़ का लोन ले लो, 2-3 करोड़ अपना हाथ में दिखा दो, तो शुरू करो। आपके पास गाड़ियां तो आएंगी आएंगी, ऐसी बात तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आएंगी, और धीरे धीरे बढ़ेंगी। चलो फिर, थैंक यू, जय हिंद, यहीं रोकते हैं हम। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।